नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश की रक्षा के लिए 3 सपूतों ने कुर्बानी दे दी। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने भारत माता की आन बान शान की हिफाजत के लिए सर्वोच्च बलिदान इन शहीदों ने दिया है। इस शहादत पर देश को गर्व होने के साथ साथ गम और गुस्सा भी है। आखिर पाकिस्तानी आतंक से देश को आजादी कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर कब तक हमारे बहादुर जवान अपनी शहादत देते रहेंगे। पिछले कुछ सालों में आतंकवादी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद अनंतनाग जैसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें फिर से याद दिलाती हैं कि पाकिस्तान भले ही दुनिया में भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन भारत में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। भारत में इसी तरह आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर आतंकवाद को जिंदा रखने का उसका मंसूबा है। और ऐसे में इस आतंकवाद का पक्का इलाज क्या है? आज हुंकार में भारतीय सेना के 5 जनरल्स के साथ इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल है। हाँ जी ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। और फुली ट्रेंड आ रहे हैं। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। 4 जंगें पाकिस्तान ने की हैं, बॉर्डर वहीं पे खड़ा है, बंद नहीं होगा। जो आतंकी हैं वो अगर बिल में भी छुपेंगे तो उनको निकाल कर उनको दफना दिया जाएगा। तो उनके परिवार के साथ पूरा देश मजबूती से खड़ा है। बहुत बड़ी घटना है। हमारे भारतीय सेना के 3 बड़े अधिकारी, इनके सर्वोच्च बलिदान को सिर झुका के नमन करता हूं और इनके परिजनों पे जो अपार कष्ट आया है, प्रभु उस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। पूरा देश उन वीर जवानों के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ खड़ा है, उनके परिवारों के साथ हमारी सबकी, पूरे देश की करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हैं। मैं उनकी मानसिकता को दिवालियापन कहूंगा कि आप ऐसी घटनाओं पर भी राजनीति करने से बाहर नहीं आ रहे। तो देखिए, पाकिस्तान की बर्बादी तय और यही पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही समय। इसी पर आगे बात करेंगे। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों से। जनरल शंकर रॉय चौधरी, पूर्व सेना प्रमुख, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब भी मौजूद हैं यहां स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको सीधे मैं लेकर चलती हूं श्रीनगर, जहां से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। और जरा आसिफ, माफ कीजिएगा आसिफ, अनंतनाग में इस वक्त मौजूद हैं। और आसिफ से हम ये जानेंगे कि जो पार्थिव शरीर वो कब तक पैतृक निवास भेजने की तैयारी है शहीदों के। आसिफ, क्या डिटेल्स? रोमाना, देखिए, जो शव कर्नल और मेजर के आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास घटनास्थल से बरामद करके हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर पहुंचाए गए और वहां पे जो अन्य जो
प्रोग्राम था, जो पोस्टमार्टम वगैरह का था कार्यक्रम था, वो होके उसकी वजह से देरी हो गई है शवों को वापस भेजने के लिए। लेकिन जो उनको अंतिम सलामी दी जाएगी, जो उनकी रीतलेइंग होगी, वो तकरीबन 7:45 बजे आज ही की जाएगी श्रीनगर स्थित 15 कोर के हेडक्वार्टर यानी चिनार कोर में, और जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी समेत सभी वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। और उम्मीद यही की जा रही है या तो आज रात को नहीं तो कल सुबह तड़के शवों को उनके पैतृक निवास की तरफ भेजा जाएगा एक विशेष सेना के विमान में, और जो मोहाली चंडीगढ़ और जो दूसरी जगह पे ले जाने हैं तो वहां से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। यानी कोशिश ये रहेगी कि आज रात में ही शवों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजा जाए। लेकिन अगर हालात ठीक नहीं, अगर मौसम साजगार नहीं रहा या कोई डिफिकल्टी नहीं आई तो कल सुबह तड़के ही शवों को श्रीनगर से भेजा जाएगा। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम अपडेट के लिए। और जैसे कोई और आगे अपडेट मिलेगा, खासतौर से इस ऑपरेशन के कामयाबी के साथ मुकम्मल होने का, वो जानकारी का पूरे देश को इंतजार है। हम फौरन आपका रुख करेंगे और इस बीच आपको दिखाते हैं कि अभी तक कब कब पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ वक्त में जब नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया तो फिर कैसे भारत ने दिया है उसको मुंह तोड़ जवाब। उरी हमला 16 सितंबर 2016 को 18 जवान हमारे शहीद हुए थे और 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। जल्दी से ग्राफिक्स बदलिए। राजौरी हमला 13 जनवरी 2018 की वो तारीख थी। पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान हमारा शहीद हुआ था और बदले के तौर पर 7 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना ने ढेर किए थे। इसी तरीके से पुलवामा, आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और बालाकोट में जैश के कैंप पर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया था। फिर पुंछ हमला 2 अप्रैल 2019 को पाकिस्तानी सेना की फायरिंग, 7 पाकिस्तानी पोस्ट जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से तबाह की गई थी। तंगधार हमला अक्टूबर 2019, बाज नहीं आता है पाकिस्तान, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तानी सेना के 3 कैंप हमने तबाह किए थे। तो लगातार ये सबक सिखाने का सिलसिला पाकिस्तान को जारी है और इस बार पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई है उसके बाद अब बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या। जनरल चौधरी, आपसे इसका जवाब चाहूंगी। देखिए, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये बहुत पुराना सबक है और इसको बार बार नहीं सीखना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारा पहला तरीका था उस पार जाके मारना। अब ये सरकार की मर्ज़ी है, ये करें या नहीं करें, लेकिन पुराना सबक तो यही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहले हम करते थे, अगर अभी करना चाहिए और ये तरीका छोड़ना नहीं चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, लातों के भूत हैं ये, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी, बातों से ये मानते नहीं हैं और ऐसे में सीमा पार कर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक। लेफ्टिनेंट जनरल एसके दुआ, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी की हुई थी तब मैं कोर कमांडर था और तब यही महसूस किया गया था कि हर बार उग्रवादी उस तरफ से आते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी हमारी बॉडी, सोल्जर्स की बॉडीज को भी म्यूटिलेट करते हैं और वापस चले जाते हैं और हम सिर्फ डिफेंसिव रक्षात्मक कदम ही उठाते हैं। तब ये तय किया गया था कि हम उस पार जा करके टेरर कैंप्स में स्ट्राइक करेंगे और वो बखूबी किया। जैसे आपने बताया, 10 दिन के अंदर 11वें दिन सुबह सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दे दिया गया था। तो मेरा ये मानना जरूर है कि जब कभी कोई हाई प्रोफाइल स्पेक्टेकुलर अटैक हो, जैसे इस बार भी हमने खूब एक नुकसान उठाया है, तो जरूर हमें कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि दूसरी तरफ को भी उतना ही हम नुकसान पहुंचा सकें। और हर बार वो तरीका अलग होगा। जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया था तो एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया था। हर बार तरीके अलग होंगे, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमें कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब जो 3 साल में सूरत हाल बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं है। इसलिए वो बार बार इस बात को जुटलाना चाहता है कि नॉर्मलसी की तरफ कर रहा है कश्मीर। जी जनरल सोई, ठोस कदम आपकी नजर में क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हमारे शहीदों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत, जिसको कि कोई भी एक्ट ऐसा हो उसको इतना महंगा लगे, वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जनरल दुआ ने बताया था कि पहले उड़ी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने कुछ करना है तो समय हमारा होगा, तरीका हमारा होगा। ये बात जरूर है, बदला जरूर लिया जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि इस तरह का अगर हरकत हुई है, ये तो बहुत बड़ी हरकत है। आज हम छोटी पोस्ट पर 3-4 हमारे जवान मारे जाते, तब हम उनकी पोस्टों को बर्बाद कर देते हैं। ये तो इस प्रकार की जो कायराना हरकत हुई है, इसका तो मैं पक्का, मुझे भरोसा है सरकार पर, पक्का भरोसा अपनी सेनाओं पर, सुरक्षा तंत्र पर, कि इसका किस प्रकार बदला जाएगा देश खुद देखेगा। बिल्कुल जनरल सिन्हा, हिमाकत बहुत बड़ी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, इसी वजह से कीमत भी बहुत बड़ी पाकिस्तान को चुकानी होगी। रुबाना, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं कल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट डीएसपी जे&के पुलिस का, श्रद्धांजलि, परिवार को सांत्वना कि आप इस दुख की घड़ी में अपने आप को थोड़ा समेट के रखिए और सामना कीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कायर देश, ये जो निकम्मा पाकिस्तान फौज, ये ऐसी ऐसी गंदी हरकत करती है क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी को हिम्मत नहीं है कि इंडियन आर्मी को फेस करे बैटलफील्ड में। और मैं बताना चाहता हूँ रोमाना कि मैं तुलसीदास जी के वो लाइन को याद दिलाता हूँ आप लोगों को, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, जब तक भय नहीं होता तब तक प्रीत नहीं होती है। और यदि कुत्ते की पूंछ में आप पाइप डाल दीजिए, 6 महीने के बाद कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। डीएनए पाकिस्तान का कभी नहीं बदल सकता और मेरा पूर्ण विश्वास है पाकिस्तान की मौत ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का सब समस्या का सलूशन है। अब हम आते हैं कि अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं। कई तरीके हैं, क्या बालाकोट कर सकते हैं, बालाकोट 2 कर सकते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि जब तक हम इनके VAVPs को टारगेट नहीं करेंगे, और हमको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं है, स्टैंड ऑफ मोड में हमारे पास अग्नि 5 है, जो कि वो तो चाइना का कितना 80% एरिया कवर करती है, तो हम बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम इनके VAVPs को ठोक सकते हैं, वाइटल एरिया VPs को ठोकना चाहिए। और मैटर एस्केलेट करता है, जंग की तरफ लेता है तो ले, सदा के लिए एक बार खत्म करते कहानी। पाकिस्तान 4 बार अटैक किया हमको, एक बार हम पहल करते हैं। सवाल ये होता है कि देखिए, आपने बॉक्सिंग मैच रोमाना देखा होगा, जब तक आप पंच मारते रहिएगा अगला बचाता रहेगा, जहां आपने पंच मारना शुरू किया अगला पर हावी हो जाएगा। तो सवाल हमको फैसला करना है कि हम पंच मारेंगे कि पाकिस्तान हमको पंच मारेगा। जनरल सिंह से जल्दी से एक रिएक्शन। जनरल सिंह, देखें, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं। एक उरी, एक बालाकोट, हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है। भारत तक हम बोलते हैं इमर्जिंग पावर है, तो हमें घातक देश की तरह टेररिज्म के खिलाफ पेश आना चाहिए, खास करके पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है। और इसमें हमारे को क्या करना चाहिए, बिल्कुल अपने प्रोएक्टिव VAVPs एक है, दूसरा है कि जितने भी एरियाज ये हैं उसके ऊपर कड़ी नज़र, और पाकिस्तान के ऊपर हमें इनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर हमें उनको कैप्चर करने के हमारे प्लान होने चाहिए। हमारे को सबक सीखना चाहिए इजराइल जैसे देश में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जो आप कह रहे हैं, और ऐसे में अब आगे इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो प्रोएक्टिव देश के तौर पर मैसेजिंग किस रूप में भारत कर सकता है, और ये जो वक्त है ये किस तरीके से मुफीद हिंदुस्तान के लिहाज से नजर आ रहा है, जरा ये अब आप जान लीजिए। एक और ग्राफिक्स मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं और इसके जरिए आप समझेंगे कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये वक्त सही है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसा हुआ है, वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, महंगाई से पाकिस्तान की आवाम में हुकूमत के खिलाफ वहां बेहद जबरदस्त नाराजगी और गुस्सा है। राजनीतिक लड़ाई की वजह से पाकिस्तान सेना के खिलाफ भी वहां के जो आम लोग हैं, जो आवाम है, उसमें नाराजगी है। आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान युद्ध लड़ने की हालत में तो हिंदुस्तान से कतई नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भारत काफी मजबूत, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ इस वक्त दुनिया में खड़े होने की हिमाकत नहीं करेगा। तालिबान और TTP की वजह से पाकिस्तानी सेना 2 मोर्चों पर अपने आप उलझी हुई है। POK सिंध बलूचिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है, और वैसे भी हमें तो पूरा यकीन है कि इंतजार कीजिए, POK खुद हमारे साथ वापस लौटेगा। ऐसे में सीधे हम आपको लेकर चलेंगे, जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल चौधरी का मैं रुख करूंगी। सर, ये फाइनल असॉल्ट का वक्त कहा जा सकता है?
देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था, पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है और पुराना दुश्मन ही रहेगा। टेक्निकल मीन्स अभी बहुत हमारे पास अवेलेबल हैं, इनका पुरजोर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी बहुत कुछ हो गए, ड्रोन्स आए हैं, पायलटलेस एयरक्राफ्ट आए हैं। टेक्निकल मीन्स मैं अंदर और नहीं प्रवेश करना चाहता हूँ। अभी इरादे हमारे पक्के करके हम ये जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान के जो आवाम है वो हमारा दुश्मन नहीं है जी, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो हमारा दुश्मन है और उस पर हमारा हमला बोलना है। सर, क्योंकि तरीका आपने बहुत है। टारगेटेड मींस की बात की है जनरल चौधरी, यहाँ पर मुझे याद आता है किस तरीके से अमेरिका की ओर से एबटाबाद, उसामा बिन लादेन चुनकर, निशाना साधकर उसको खत्म किया गया। आपको नहीं लगता है कि इस वक्त भारत इस स्थिति में है और सक्षम है कि इसी तरीके से पाकिस्तान में वो जो भारत के खिलाफ वहां पर सांप और सपोले पल रहे हैं, जिनको दिखावे के तौर पर तो पाकिस्तान कहता है कि साहब हम एक्शन ले रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद जैसों के नाम है, लेकिन होता कुछ नहीं है, तो अब उनके सफाई का वक्त आ गया है सर, वही वो टेक्निकल और टारगेटेड मींस के जरिए। हमारे पास इसको करने के लिए टेक्निकल मींस हैं जी, और हम कर सकते हैं। अभी इरादा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जिसको हम जनता बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं जी, लेकिन इनको जो चलाने वाले फ़ौज है, फ़ौज ज़रूर हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान फ़ौज, और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए साधन हमारे पास हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। जनरल दुआ, आपका टेक? देखिए, ये जो जवाबी कार्रवाई है, रिटेलिएशन है या रिस्पांस है, जी, ये दो तीन अलग अलग लेवल पे है। ठीक है। पहला टैक्टिकल लेवल पे, यानी कि यूनिट के लेवल पे 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर और एक कंपनी कमांडर जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 19 राष्ट्रीय राइफल्स एक बहुत ही बढ़िया यूनिट है। मेरे टेन्योर के दौरान इन्होंने बुरहान वानी का खात्मा किया था और मुझे यकीन है कि टैक्टिकल लेवल पे वो और उनके आसपास सेक्टर जो एरिया, वो उसका बदला जरूर लेगा। देश के लेवल पे जैसे जनरल चौधरी साहब ने बताया, देश के लेवल पे हमारे पास टेक्निकल इनेबलर्स हैं, हमारे पास और बहुत तरीके हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जैसे जनरल साहब ने बोला, मैं इसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। कई चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, लेकिन यकीनन बहुत कुछ हो रहा है। और वो अब आप मसलन, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में आपने सुना कि 2 बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उधर ही टेररिस्ट के ऊपर हमला हुआ, किसी ने भी हमला किया और टेररिस्ट की मौत हो गई पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं ज्यादा अक्लमंद को इशारा काफी। और अब ऐसी चीजें जो होती हैं या साइबर में, स्पेस में, ये ऐसी चीजें, ऐसे एनेबलर्स, ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल और मींस का इस्तेमाल जो है, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। तो देश के लेवल पे वो कार्रवाई की जाएगी। बाकी हमें मुस्तैदी से लगे रहना है और के मंसूबों को नाकामयाब करना है। जो वो कोशिश कर रहे हैं पीर पंजाल के साउथ रजौरी साइड में, यहाँ पर वो टैक्टिकल लेवल पे कार्रवाई, और मुझे यकीन है पूरी सेना बहुत मुस्तैदी से ये काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल, आपने इशारों में वो संदेश दे दिया है। मेरे ख्याल से जो सुनना भी चाहता है इस वक्त हर हिंदुस्तानी की, किस तरीके से आतंक के सफाए में हर तरीके से जुटा हुआ हिंदुस्तान लगा है इस समय। मैं जल्दी से जनरल सिन्हा का रुख करूंगी और जनरल सिन्हा, आपसे समझना ये चाहती हूं कि ये वक्त, क्योंकि जितनी खामियां हमने बताई और जितनी मुश्किलें हमने गिनाई, इस वक्त पाकिस्तान जिसमें घिरा हुआ है, उस लिहाज से मुफीद है मुकम्मल इलाज के लिए? देखिए, अभी तो दुश्मन बहुत कमजोर है। हम तो एक चाटा मारे तो मर जाएगा, तो हमको ऑफेंसिव मोड में आना चाहिए। जैसा जनरल सिंह ने कहा कि हम रिएक्टिव मोड में आते हैं, तो वो लोग तो एश्योर्ड रहता है कि हम जब मारेंगे तब ये हमको मारेंगे। जब प्रोएक्टिव मोड में आएंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि कब बॉक्सिंग, उसके कब घुसा हमारा जा रहा है। तो सवाल है, हमको एग्रेसिव पोस्टिंग करना पड़ेगा।
हम ये नहीं कह रहे कि मौजूदा हालत में एग्रेसिव पोस्टिंग नहीं हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, बट हम ये कहना चाहते हैं कि नब्ज वहाँ दबाना है जहाँ दर्द हो। और बीमारी कहाँ से शुरू होती है? बीमारी शुरू होती है ISI हेडक्वार्टर से, बीमारी शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी चीफ से। मैं इशारों में बात करूंगा। क्या हम ऐसे वाइटल एरिया वाइटल अपॉइंटमेंट्स को टारगेट नहीं कर सकते? यदि हम एक आदमी को न्यूट्रलाइज कर दें जो पूरा षड्यंत्र का रचयिता है, तो कहानी दूसरा आदमी उस चोर में बैठने से डरेगा कि हिंदुस्तान की सेना कभी भी हमको टारगेट कर सकती है, हमको ये रुक लेना पड़ेगा। स्थिति एग्रीवेट होती है तो सवाल ये पैदा होता है, कब तक सहते रहेंगे? जनरल सोई, आपका टेक, सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, भारत अभी समय में भारत की सोच प्रोएक्टिव है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जिसको कि कई चीज़ों को मैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहता हूँ, कि जिससे कि एक्शन चल रहा है, ऑन ग्राउंड भी काम हो रहे हैं। कुछ जनरल दुआ ने भी बताया, कुछ और भी काम चल रहे हैं। आज देखिए, अगर आज वो सांप को पाल रहे हैं तो आज उनकी खुद की हालत देखिए किस प्रकार से TTP वहाँ पर हमले हो रहे हैं, उनकी अपनी फौज को बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं जब भी विदेश गया हूँ, वहाँ के पाकिस्तानियों से मिला हूँ जब भी, तो अपनी सेना को गाली देते हैं, वो गाली देते, कहते इन्होंने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। आज अगर हिंदुस्तान के साथ आज हम होते तो हमें खाने को रोटियां मिलती। तो ये आज पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है, वहाँ की आवाम खुश नहीं है। सेना का आप देखिए जो राजनीतिक हालात हैं, सेना के साथ खुल के लोग खड़े हो रहे हैं, सेना के खिलाफ, राजनीतिक करप्शन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये इस समय जो माहौल है, ये है बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट करने का, और उनको ऐसा जो पनिशमेंट जो दी जाए वो उसको दी जाए। जो मिलिटेंट तो एक मोहरा है, ये मोहरे हैं, ये तो कठपुतलियां हैं सर, कठपुतलियां हैं, ये मर के 2-4 मर के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ना चाहिए इनके आकाओं को, फर्क पड़ना चाहिए इनके जो उनको नचा रहे हैं उनको फर्क पड़ना चाहिए, और वहीं पर आज भारत एक्टिव है। मैं इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ रुमाना। लेकिन जनरल सिंह, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम एक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव हैं, पर मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है सर, हम जख्म क्यों खाएं सीने पर? ये 3 जो वीर सपूत भारत माता की आन बान शान की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे गए सर, ये सिलसिला तो अब थमना चाहिए ना, इसको कैसे रोका जाए, ये मेरा सवाल। जनरल सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सिचुएशन को थामना चाहिए, पर कैसे थामना चाहिए? सबसे पहले सुपीरियर इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अगर मेरे पास टैक्टिकल इंटेलिजेंस आई थी कि गदूल जंगलों में टेररिस्ट शामिल हैं, तो कहाँ से आए? वो इंटेलिजेंस पहले से पता होनी चाहिए थी, और वो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे को और इम्प्रूव करना है थ्रू टेक्निकल और ह्यूमन इंट के थ्रू। दूसरा है कि हमारे को अपनी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की ये जो हरकत अभी हो रही है रजौरी पुंछ एक्सिस में और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल साउथ कश्मीर में, और इसको हम देखेंगे सारा जंगल का एरिया है, और ये अगर मेरे को ऐसे महसूस होता है, मेरी अपनी एप्रिसिएशन है कि सारा ये जंगल एरिया है साउथ दक्षिण और उत्तर पीर पंजाल में, वहाँ पे टेररिस्ट ने एक तरह का हाइड आउट कैशे बनाए हुए हैं और वो तादाद में है, और इस एरिया को हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इस साल रजौरी पुंछ के अंदर काफ़ी एक्शन हो चुके हैं, हमारे को नुकसान पाना पड़ा है। और वैसे ही बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी पुंछ, एक तरीके से यही वो हॉटबेड्स के तौर पर अब आतंकवाद के दोबारा उभर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है जनरल दुआ जो है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस पूरे इलाके के बारे में, कि कुछ वक्त पहले तक यहां पर ये माना जा रहा था कि कमोबेश शांति की ओर ये इलाका लौट रहा है, लेकिन अब दोबारा से यहीं पर आतंकवाद वो फन उठाता हुआ इस इलाके में। जनरल दुआ, देखिए, जैसे आपने खुद कहा, अभी कुछ हाल पहले कुछ समय तक लग रहा था, हाल ही तक लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं जी। और ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, ये उग्रवादियों को मंजूर नहीं है, इसीलिए वो दहशत फैलाने के इरादे से ये कार्रवाइयां दोबारा बढ़ा रहे हैं। रही बात रजौरी पुंछ की, रजौरी पुंछ कश्मीर के साउथ में, पीर पंजाल के साउथ में आता है, और पहाड़ी इलाका है और जंगल से भरपूर है, इसलिए वहां पर दोबारा से रिएक्टिवेट किया गया उसको। 2 दिन पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने स्टेटमेंट दी थी मीडिया में कि अब वो उग्रवादी, पाकिस्तान की तरफ से उग्रवादी न सिर्फ LOC से नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो नेपाल
और पंजाब के बॉर्डर के जरिए आके यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके पाकिस्तान भी अपना रहा है उग्रवादियों के घुसपैठ के लिए। तो रजौरी पुंछ के इलाके में और ये पहाड़ी इलाकों में, अब पहले ये शहरी इलाकों में अगर आप देखें तो 4-5 महीने पहले जो इनकाउंटर थे वो ज्यादा वैली में थे, कश्मीर में थे, करेक्शन श्रीनगर के आसपास के बिल्ट अप एरियाज में थे, लेकिन अब वो जान के पहाड़ों की तरफ और जंगलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन्स का इफेक्ट प्रभाव कम होता है, जो टेक्निकल एनेबलर्स हैं यानी कि दूसरी दूर से कैमरास का प्रभाव कम होता है, इसलिए यहाँ पे वो अपना मैं कैसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे अपना प्रभाव ज्यादा, यहाँ पे अपनी एफिकेसी ज्यादा मानते हुए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो सर, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है एक और जरा हमें ग्राफिक्स दिखाना चाहिए, वो जो हमने खास तैयारी की है, ये जो नापाक साजिश पाकिस्तान की तरफ से देखने के लिए मिली है और इसके मुखौटे के तौर पर जो संगठन सामने आया है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। लश्कर का ही ये फ्रंट है टीआरएफ, जिसने जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक्टिव हुआ। लश्कर के आतंकवादियों को एक तरीके से कवर देने के लिए ये टीआरएफ बनाया गया। लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई ने मिलकर ये टीआरएफ बनाया। पाकिस्तान का सीधा नाम आने से बचाने के लिए टीआरएफ बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को यह बरगलाने का काम जो टीआरएफ की तरफ से किया जाता है, और 2022 में टीआरएफ के 108 आतंकवादियों को ढेर करने में हमें कामयाबी मिली है, जिनमें कई विदेशी आतंकवादी हैं। हम सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है जनरल चौधरी का हम रुख करेंगे, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले जनरल सिंह कर रहे थे, जनरल शंकर रॉय चौधरी, कि साहब कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि कुछ फेलियर्स, जिसमें इंटेलिजेंस फेलियर, और दूसरी बड़ी बात जो बाकी मेहमान जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो टेरेन है, इसकी चुनौतियों को भी समझना होगा और उसको लेकर जरा अलग तरीके से अब रणनीति बनाने की जरूरत। जिस तरीके से यहां पर आतंकवादी इस रूप में रणनीति बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि रूट्स उन्होंने बदल दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो इसमें चुनौती है और जिसको हम लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ सोचना है, कम से कम, है कि चीन का इसमें क्या हाथ है। वो भी नज़र आ रहा है। ये टीआरएफ वगैरह ठीक है, ये लश्कर तैयबा वगैरह ये पुरानी बातें हो गए। जो सबसे बड़ी अभी चीज जो इन्फ्लुएंस है वो चीन का, इसका क्या इन्फ्लुएंस है, उनके साथ पाकिस्तान का क्या लिंक है, ये हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जनरल सिन्हा, पुराने चीफ साहब ने सही कहा, जनरल शंकर राव चौधरी ने जी, जिस तरह से चीन इंसल्टेड फील किया है G20, जिस तरह से चीन इंसल्टेड फील किया है, उसको कोई महत्ता नहीं मिली है। इवन साउथ अफ्रीका में जो मीटिंग था वहां भी है, ब्रिक्स में, तो वहां भी आप देखिए कि मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं और जी पीछे पीछे आ रहे हैं। वो ये रोल उसको पसंद नहीं है। उसको कैमरा चाहिए, वो फ्रंट में लीड करे, बाकी लोग फॉलो करें। तो पेट में इतना दर्द है तो कैसे शैतानी करे, तो अपने चमचे और पाकिस्तान को बोलता है तू कर दे उपद्रव, कुछ ना कुछ गदर कर, ताकि मोदी जी के हिंदुस्तान की छवि खराब हो। वो लोग बहुत कोशिश किया था कि दिल्ली में गदर करे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इतनी अपरेटस इतनी इफेक्टिव थी, इतनी बढ़िया प्लानिंग थी कि वो अंदर घुस नहीं पाए। तो अभी घुस नहीं पाए तो जम्मू एंड कश्मीर, तो ये चीन, सर बहुत सही कह रहे हैं जनरल शंकर रॉय चौधरी कि चाइना एंगल है, चाइना ने प्रोवोक किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। बट वैसे भी बाय हैबिट, बाय नेचर पाकिस्तान ये करता रहेगा। और मैं तो बोलता हूं बहुत ब्लंटली कि पाकिस्तान की मौत ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की समस्या का समाधान है, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा, कभी टनल खोद देगा, कभी माउंटेन तरफ से आ जाएगा, जंगल की तरफ से आएगा, ड्रोन इस्तेमाल करेगा, आर्म्स सप्लाई करेगा इधर, कभी पंजाब के रास्ते, कभी नेपाल के रास्ते, कभी ड्रग्स करेगा। ठीक है जनरल सिंह, देखिए मेरा यह विचार है कि इसको हमने जो डील करना है ना, हमको प्रोएक्टिव, मैंने बोला है, अक्रॉस द एलसी एक्शंस होने चाहिए। और इससे बढ़िया क्या है, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया जहां पे अभी काफी अपराइजिंग हुई है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि पीओके हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है कि भारत का हिस्सा है, हम उसको वापस लेंगे। बिल्कुल, वो समय आना चाहिए
और उसको हमें किस प्रकार से करना है। बेशक हम नॉन कनेटिक मीन्स से करें, बेशक हम उसको पॉलिटिकल मीन्स से करें, प्रोपेगेंडा के मीन्स से करें, पर हमें प्रोएक्टिव होना है। और पीओके जो कि पाकिस्तान की एक नब्ज है, उसको हमने काटना है। ठीक, तो जनरल सोई मतलब पीओके जो हमारा अभिन्न अंग है, जब पूरी तरह हमारे हिस्से में आ जाएगा, आधी जंग वहीं से हम फतेह कर लेंगे। नहीं, आधी नहीं, इनफैक्ट आप समझिए कि पीओके तो काफ़ी दिन से हमारा हो जाना चाहिए था। और इस समय में जो माहौल बना हुआ है वहाँ की जनता तंग है, दुखी है। आए दिन वहाँ आंदोलन होते रहते हैं, रैली निकलती रहती है। वो तो कहते हैं रूट खोलो करगिल वाला, हमें उधर से जाने दो। क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस तरफ क्या हालत है और उस तरफ क्या हालत है। वहाँ पर उनके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और यहाँ भारत में देख रहे हैं कि कश्मीरी किस तरह से अमन चैन से रह रहे हैं, किस प्रकार से उनकी नौकरी ठीक हो रही है, कोई अभी बच्चों की पढ़ाई हो रही है, तरक्की हो रही है। ये सब बातें जो हैं वो भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ है, हर चीज़ है, वो सब उनको पता चल रहा है। ऐसा आज कोई बंदा अनजाना नहीं है। तो ये बात आज उनको और उनकी तरफ हालत ख़राब है, खाने को नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये बात, यही कारण है कि आज उनके तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है, उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और वाकई में आग अंदर से निकलेगी और वो हमारे साथ खुद ही मिलेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और भारत इसके लिए जो सपोर्ट कर रहा है वो डेफिनेटली है। इसमें कोई हमारी जो पॉलिसी है कि पीओके ने हमारे में मिलना है, वो हमारा हिस्सा है और इसमें काम चल रहा है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और जनरल दुआ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है, और वो समझ रहा है कि किस तरीके से सफाई के करीब ये आतंक का खेल। इसी वजह से वो कहते हैं ना कि बुझने से पहले लौ जो है वो फड़फड़ाती है। ये उसी से जोड़कर देखी जा सकती है डेस्परेशन इस वक्त। देखिए, आपने पहले सवाल किया टीआरएफ का, तो मैं उसको भी इस बात से जोड़ना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस फ्रंट पर 3 साल पहले जब ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो इन्होंने टीआरएफ क्यों बनाया, द रेजिस्टेंस फ्रंट? क्योंकि एलईटी, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अब इनको एफएटीएफ के तहत इनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी था। तो इसीलिए इन सब टेररिस्ट उग्रवादी तंजीमों का मिलाकर एक रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया, जिसमें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कि यूरोप में, अमेरिका में, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से ही ये कोई रेजिस्टेंस फ्रंट लगता है, ये कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगती है। और दूसरी बात, भारत ने जिस तरीके से डोजियर पे डोजियर दे के, सबूत पे सबूत दे के इंटरनेशनल बॉडीज में इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करार दिया यूनाइटेड नेशंस ने, तो अब द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ उतने ही सबूत हासिल करने पड़ेंगे, उसमें वक्त लग जाएगा। ये बहुत एक अच्छी सी चाल चली है पाकिस्तान की तरफ से, जो उन्होंने ये नाम चेंज किए। एक दो और भी हैं, PAFF, एंटी फैसिस्ट फ्रंट वगैरह। तो ऐसे जब नाम दिए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ दोबारा से हमारे को एक फेरिस्ट और एक डोजियर बनाने पड़ते हैं। तो एक तरफ तो ये बात है। दूसरी तरफ, जैसे आपने कहा कि अब क्योंकि उग्रवाद कम हो रहा है और ये आखिरी फड़फड़ाहट है। देखिए, ऐसा है कि अब जब मैं कोर कमांडर था 6-7 साल पहले, तो उस वक्त उसो के लगभग टेररिस्ट कश्मीर में थे। आज 60 और 90 के बीच का आंकड़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती हैं, यानी कि इतना लेवल ऑफ वायलेंस, पथराव, हड़ताल बंद, स्कूल बंद होना, सब कुछ बहुत बहुत कम, बल्कि ये चीजें तो ना के बराबर हो गई हैं। ये एनकाउंटर्स कम हो गए हैं, और ये कम होने की वजह से जो आखिरी फड़फड़ाहट है वो अब पाकिस्तान को गवारा नहीं है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से वो फड़फड़ाहट हो, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दोबारा से बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। और यही जो बात लेकिन अभी आपने कही है ना, ये जिस तरीके से आपने TRF को लेकर बताया, अन्य आपने इसी तरीके की जो आतंकी संगठन है उनका नाम लिया, मुझे लगता है जनरल सिन्हा को आना चाहिए। सर, ये मुखौटों का खेल है जिसके जरिए पाकिस्तान भारत को उलझाए रखना चाहता है, जिसका जिक्र अभी जनरल दुआ भी कर रहे थे कि साहब एक नए नाम के साथ आ जाते हैं, मुखौटा लगाकर आ जाते हैं, और फिर हम क्योंकि पूरे सिस्टम के साथ चलते हैं, कानून का पालन करते हुए चलते हैं, तो फिर हम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा बनाकर उसके खिलाफ डोजियर तैयार करने में लग जाते हैं। ये मुखौटों का खेल सर, इससे निजात कब, छुटकारा कब? देखिए, पहली बात तो यह है कि नाम बदलने से उसका DNA नहीं बदलता, चरित्र नहीं बदलता। वो तो आतंकवादी संगठन है। बिल्कुल। रेजिस्टेंस फ्रंट होने से खाली वो साधु वाला ऑर्गेनाइजेशन तो बन नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि पाकिस्तान को अब हमको धीरे धीरे कूटनीति का इस्तेमाल करके सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान को टुकड़े करने की, देखिए जब आपके घर में रोमाना आग लगी होगी ना, तो आप पड़ोसी के घर की तरफ नहीं देखिएगा, आग लगाने की जरूरत है। अब मेरा इशारा समझिए, जब पाकिस्तान जलेगा तो बस हमारी तरफ नहीं देख पाएगा। और एक और बिंदु पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, लोकल सपोर्ट। वो कौन लोग हैं जो इन आतंकियों को शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, पैसा देते हैं, रात को सोने देते हैं अपने घर में? कौन लोग हैं? हमको इंटेलिजेंस अपना आउटफिट और स्मार्ट बना के वो डाटाबेस कलेक्ट करने की जरूरत है, और इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए है जो सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, वो कौन लोग हैं? और यहाँ पर भी जो अनंतनाग में हुआ है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस के लेवल पर एक डबल क्रॉस, डबल एजेंट वाला खेल, जो गंदा खेल खेला गया है हमारे सैनिकों के साथ, उस पर भी आगे बात करेंगे सर। अनंतनाग में सर्वोच्च बलिदान, जिसका बदला मांगे हिंदुस्तान। और देखिए, आतंक के खात्मे के लिए भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो अनुच्छेद 370 को हटाने वाला कदम था। और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, किस रूप में देते हैं, कि अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल पहले और अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल बाद देखिए किस तरीके से हत्या की वारदात 18% कमी, आम लोगों की हत्या 31% कमी, शहादत 57% कमी, और मारे गए आतंकवादियों में इजाफा 19% का इस रूप में, ये माफ कीजिएगा कमी, ये भी इस रूप में देखने के लिए मिली है। तो डेटरेंस के तौर पर यहां पर अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला वाकई में नजर आ रहा है। लेकिन अब मुकम्मल इलाज, क्योंकि शो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, ऐसे में क्लोजिंग रिमार्क आज के शो में जनरल दुआ आपसे शुरू करूंगी सर। देखिए, एक तो जो टेम्पो बना हुआ है, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद कुछ एक आंकड़े आपने बताए, वो नतीजे हैं। लेकिन जो टेम्पो काम का, डेवलपमेंट का, बिजनेस डेवलपमेंट का, शांति बहाल करने का, वो जो बना हुआ है, पहला कदम तो वो है कि हमें उसे और स्ट्रेंथन करना है, यानी कि वो बढ़ता ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ आज की तारीख में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि बहुत कम, मैं ना जीरो नहीं कहूंगा, बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेपाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बहुत जरूरी बात यह है जिसकी हमने चर्चा नहीं की जी, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान तो खुद एक बैकफुट पे है, उनके वहां गृह युद्ध वाले हालात हो रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर स्थिति में है, पॉलिटिकली उनकी हालात खराब है। लेकिन इसी टाइम पे जरूरत है कि हमें उन्हें इंटरनेशनली और आइसोलेट करने की जरूरत है, उनके ऊपर और प्रेशर आना चाहिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल मान जाएगा और ये नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से सब ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर को इकट्ठा अप्लाई करने की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि ऐसा होने में आखिरी कदम जो हमें उठाना पड़ेगा वो शायद ये होगा, आपका जवाब देते हुए, आखिरी कदम कि अब जैसे हालात ठीक हों, हमें स्टेट में, JNK में उसको पॉलिटिकल प्रोसेस यानी इलेक्शन वगैरह कराए जाएं। ठीक है सर। जनरल सोई आप आ जाइए। और जिस बात का जिक्र सर कह रहे थे कि साहब इंटरनेशनली भी अलग थलग करने की जरूरत, और मुझे ध्यान आता है G20 जो न्यू दिल्ली में हुआ उसमें जो डिक्लेरेशन था उसमें खासतौर से FATF को लेकर जिस तरीके से दोबारा से सब में सहमति बनी कि साहब FATF की गाइडलाइंस को सब माने। नहीं, बिल्कुल रोमाना जी, पाकिस्तान अलग थलग कर दिया भारत ने, आज उसको आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं सब। और अगर कश्मीर में हम G20 की मीटिंग की, ये भी एक दिखाता है। और कश्मीर में आज देखिए, मैं वहाँ की आवाम को भी सल्यूट करता हूँ, वहाँ की आवाम को बहुत तारीफ करता हूँ कि किस प्रकार से वो विश्वास कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, किस प्रकार विश्वास कर रहे हैं सरकार पर। और ये दिखाता है कितने टूरिस्ट गए हैं, पिछले बार रिकॉर्ड तो टूरिस्ट गए, ये दिखाता है आवाम को। बहुत कम परसेंटेज है जो आज मिलिटेंट्स के साथ है, और वो भी अब धीरे धीरे उसी का खात्मा करना है। उन्हीं के बूते पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जो ये कभी कभार नजर आ जाता है ना, इसका भी मुकम्मल इलाज। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय मेरे पास इतना ही, माफ कीजिएगा जनरल सिंह मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। तो कुल मिलाकर आतंक का हल ABP न्यूज पर बता रहे थे जनरल।